नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए ITI फिटर ट्रेड 3 से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। उस सीरीज का यह सेकेंड यूनिट का सेकेंड क्लास है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो और सेकेंड यूनिट के फर्स्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, हम लोग इस वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड, है ना। बोल रहा है फ्रेंड्स कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है ना। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसी कौन सी धातु है, वैसी कौन सी धातु है जो अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, यानी अम्लों का अभिक्रिया उस पर नहीं होता है। क्लियर। तो फ्रेंड चलिए हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बोल रहा है टीन, क्या वह टीन है? या फिर ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है निकेल, या निकेल है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लेड। ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रोमियम, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्लियर। यानी लेड एक ऐसी धातु होती है जिसपे कई प्रकार के अम्लों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो अम्लों को क्या करती है, प्रतिरोध करती है। क्लियर। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कीजिएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि हमारी जो लेड है वो नॉन फेरस मेटल है। क्लियर। क्या है? नॉन फेरस मेटल है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि लेड जो है वो आपका गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। लेड क्या होती है? गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट्स आपको लिखना है कि लेड की जो गलनांक होती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, वो आपका 327, क्लियर, 327 डिग्री सेल्सियस होती है। क्लियर। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट्स जो है आपका लेड से रिलेटेड अगला पॉइंट लिखना है कि लेड एक सॉफ्ट और मेलिएबल धातु होता है। क्लियर। लेड क्या होती है? सॉफ्ट और मेलिएबल धातु होता है। क्लियर। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट लिखना है कि लेड आपका वेरी हैवी मेटल होता है। क्या पूछा जाता है कि लेड कैसी धातु है? तो लेड एक बहुत भारी, यानी बहुत अधिक हेवी मेटल होती है। क्लियर। यानी सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा धातु होता है? तो आपका लेड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको लेड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हमने अभी डिस्कस कराया है। क्लियर। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द यूज ऑफ
टेलीस्कोपी गेज, है ना। बोल रहा है कि टेलीस्कोपी गेज का उपयोग क्या है, यानी आप टेलीस्कोपी गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मेजर डेप्थ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मेजर एंगुलर डायमेंशन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट, यानी छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए टेलीस्कोपी गेज का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इसका आंसर, है ना। यानी टेलीस्कोपी गेज का प्रयोग हम लोग किसी भी होल या स्लॉट के साइज को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की। जी हाँ फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहा है कि विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस, है ना। बोल रहा है कि टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए, ये बोल रहा है कि सतह के पास, क्लियर, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि स्टड होती क्या है, क्लियर। तो ये मान लीजिए आपका एक प्रकार का कोई रड है और इस रड के दोनों सिरों पर क्या है, दोनों सिरों पर थ्रेड कटा हुआ है इस तरह से, और बीच में हमारा खाली स्थान यहाँ तक छूट जाता है, क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्टड हो गया, क्लियर। अब इस स्टड को किसी भी ब्लाइंड होल में हम लोग क्या करते हैं, कसते हैं, क्लियर। तो अचानक दबाव के कारण क्या हो जाता है, स्टड टूट जाता है ना। तो स्टड टूटता है लेकिन छेद से, छिद्र के पास ही में, उसके सतह से पास ही में वो टूटता है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टूटे हुए स्टड को निकालने का सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है जब हमारा स्टड सतह के पास में टूटा हुआ हो, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इजी आउट मेथड, है ना। या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मार्किंग ड्रिल होल, क्लियर, या ड्रिल होल को मार्किंग करने के लिए, ओके सॉरी। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है मेकिंग ड्रिल होल, या ड्रिल होल बनाकर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रीक पंच मेथड। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यूजिंग ए स्क्वायर टेपर पंच, यानी वर्गाकार टेपर पंच का प्रयोग करके, क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी जब स्टड सतह के पास में ही अगर टूटा हुआ है ना, तो सबसे उपयुक्त विधि जो है आपका प्रीक पंच मेथड होगा। यानी प्रीक पंच मेथड में क्या करते हैं कि एक हमारे पास प्रीक पंच होता है और एक हमारे पास हैमर होता है, क्लियर। हैमर की सहायता से और पंच की सहायता से हम उस स्टड को क्या करते हैं, थ्रेड के विपरीत दिशा में उसको घुमाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको रोटेट कराते हुए, है ना, उसको रोटेट कराते हुए हम उस स्टड को ब्लाइंड होल से निकाल लेते हैं, क्लियर। तो सबसे अच्छा मेथड आपका यही है प्रीक पंच मेथड, है ना। जब आपका स्टड सतह के पास टूट गया है तो सबसे अच्छा जो आपका मेथड है वो प्रीक पंच मेथड है, क्लियर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड रिवेट, है ना। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है ना। तो फ्रेंड्स हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन
जो था हम आपको इसके पिछले वीडियो में सारे एंगल के बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास में आप जाकर इस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एंगल से रिलेटेड वो सारा हम डाउट उसमें क्लियर किए हैं। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बोला गया है कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए, है ना, एंगल कितना होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो ये बोल रहा है 60 डिग्री। ऑप्शन बी है आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 105 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए जो आपका एंगल होता है फ्रेंड्स वो आपका 90 डिग्री होता है। क्लियर, यानी 19 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि काउंटर सिंक रिवेट के लिए, है ना, काउंटर सिंक रिवेट के लिए अगर पूछता तो काउंटर सिंक रिवेट के लिए आपका एंगल होता है 75 डिग्री, है ना। और काउंटर सिंक हेड सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए पूछता तो सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए आपका 80 डिग्री होता है। क्लियर। और 120 डिग्री जो होता है हमारा क्या होता है, चैम्फरिंग के लिए होता है ना। तो ये सारा चीज़ रिलेट करके आपको याद रखना होगा, है ना। तो अब चलिए इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ट्विस्ट ड्रिल के एंगल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बीट मार्क एज एक्स, है ना। बोल रहा है कि ड्रिल बीट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि ट्विस्ट ड्रिल में जो हमारा ये कोण है इस कोण को हम किस नाम से जानते हैं, है ना। आपको वही पूछा गया है कि जो यहाँ पे एक्स इंडिकेट किया गया है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं, यानी लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, लिप क्लियरेंस एंगल। क्लियर, लिप क्लियरेंस एंगल के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि आपका जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है। तो आपका जो क्लियरेंस एंगल होता है फ्रेंड्स 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में होता है ना। 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में आपका लिप क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। क्लियर। तो अब चलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑप्शन आपका। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चीजेल एंगल। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रेक एंगल। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पॉइंट एंगल। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लिप क्लियरेंस एंगल। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका लिप क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। और लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है 8 डिग्री से 12 डिग्री। ये फ्रेंड्स बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब किसी भी ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वो सामान्यतः कितना होता है, वो आपका होता है 118 डिग्री, है ना। पॉइंट एंगल ट्विस्ट ड्रिल का सामान्यतः 118 डिग्री होता है। और अगर बात करें हार्ड मटेरियल के लिए तो हार्ड मटेरियल के लिए 180 से अधिक होता है। क्लियर, हार्ड मटेरियल के लिए 180 से अधिक होता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए 180 से क्या होता है, कम होता है। क्लियर। और हमारा ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है फ्रेंड्स वो आपका जॉब के मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। किस पे डिपेंड करता है, कार्यखंड के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आपका कार्यखंड हार्ड मटेरियल है तो वहाँ पे आपका पॉइंट एंगल 118 डिग्री से अधिक होगा। अगर आपका कार्यखंड यानी जॉब आपका सॉफ्ट मटेरियल है तो वहाँ पे आपका जो पॉइंट एंगल होगा ट्विस्ट ड्रिल का वो 118 से कम होगा। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा।
जी हाँ फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बीट, है ना। बोल रहा है कि ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। बोल रहा है पॉइंट एंगल, क्लियर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रेक एंगल। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं तो ये बोल रहा है चीजेल एंगल, और अगला है क्लियरेंस एंगल, क्लियर। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा है कि ड्रिल बीट में, है ना, ड्रिल बीट में जो हेलिक्स एंगल होता है, हेलिक्स एंगल किस कोण से निर्धारित होता है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो हमारा ड्रिल बीट का जो हेलिक्स एंगल होता है फ्रेंड्स, वो आपका रेक एंगल से निर्धारित होता है ना। यानी आपका ड्रिल बीट का जो हेलिक्स कोण होता है वो किससे निर्धारित होता है, रेक एंगल से आपका निर्धारित होता है। इसलिए आपका 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर, है ना। हमने फर्स्ट क्लास में रीमर के यूजेस के बारे में, उसके मटेरियल के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ पे हमारा इस यूनिट का फर्स्ट क्लास आप जाकर देखें, तो आपका सारा डाउट रीमर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि रीमर का उपयोग क्या है ना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिल अ होल, क्या छेद करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं इनलार्जिंग अ होल, यानी एक छेद को बड़ा करना। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है थ्रेडिंग अ होल, या छेद में थ्रेडिंग करना। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल, यानी ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ड्रिल का प्रयोग हम लोग, है ना, किसी किए गए या ड्रिल किए गए छेद को एक्यूरेट साइज या करेक्ट साइज में फिनिशिंग करने के लिए हम लोग रीमर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्लियर, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि इसी तरह का आपका सारा डाउट क्लियर होते जाए, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल, यानी बोल रहा है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, एन टाइप कहने का अर्थ है कि हमारी जो ट्विस्ट ड्रिल होती है ना, उसको 3 प्रकार से बांटा गया है, क्लियर। उसके हेलिक्स एंगल के आधार पे, किसके आधार पे, उसके हेलिक्स एंगल के आधार पे 3 प्रकार के हमारे ट्विस्ट ड्रिल है ना। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट है एच टाइप, है ना, सेकेंड है एन टाइप, और थर्ड है एस टाइप, क्लियर। इसको फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हेलिक्स एंगल के आधार पे हमारा जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। फर्स्ट है एच टाइप, सेकेंड है एन टाइप, और थर्ड है हमारा एस टाइप, क्लियर। तो फ्रेंड्स एच टाइप जो आपका ड्रिल है वो हमारा क्या, किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, है ना। तो हार्ड एंड टेंसाइल, हाई टेंसाइल मटेरियल के लिए, क्लियर। यानी हार्ड मटेरियल में अगर हमें ड्रिलिंग करनी है तो वहां पे हम एच टाइप ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें नॉर्मल लो कार्बन स्टील का
अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो वहाँ पे हम एन टाइप का ट्विस्ट ड्रिल यूज करेंगे। अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है वहाँ पे आप एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का यूज कर सकते हैं, है ना। और फ्रेंड्स अब चलिए इसके एंगल की बात कर लेते हैं। तो आपका एच टाइप का जो एंगल होता है फ्रेंड्स वो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। एच टाइप के लिए जो एंगल होता है 10 डिग्री से 13 डिग्री होता है। क्लियर। अब एन टाइप की बात कर लेते हैं तो एन टाइप में आपका 18 डिग्री से 30 डिग्री होता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सॉफ्ट की। तो यहाँ पे आपका एस टाइप के लिए जो है आपका 35 से 40 डिग्री। क्लियर। यानी यहाँ पे 3 प्रकार के हम यहाँ पे आपका ट्विस्ट ड्रिल पाया जाता है हेलिक्स एंगल के आधार पे, है ना। एच टाइप, एन टाइप और एस टाइप। एच टाइप किसके लिए? हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है जिसका एंगल 10 डिग्री से 13 डिग्री होता है। और एन टाइप, है ना, नॉर्मल यानी आपका लो कार्बन स्टील के लिए यूज किया जाता है और जिसका एंगल होता है 18 डिग्री से 30 डिग्री। उसके बाद आपका एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल जो आपका सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है और उसका एंगल होता है 35 डिग्री से 40 डिग्री। क्लियर। तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। क्लियर। यानी टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्रेंड्स यूज फॉर हार्ड मटेरियल, या हार्ड मटेरियल के यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल, या भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, यानी नरम और सख्त सामग्री के लिए यूज करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी में आपका बोला गया है यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, या सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना। यानी यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, है ना। एन टाइप की इसके लिए यूज किया जाता है। एन टाइप सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। जिसका एंगल कितना होता है? नॉर्मल के लिए एंगल कितना होता है? 18 डिग्री से 30 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि विच रीमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड, है ना। बोल रहा है कि कौन से रीमर में टेपर लीड क्या होता है? लंबा होता है, यानी लंबा टेपर लीड होता है कौन से रीमर में। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बोल रहा है हैंड रीमर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सॉकेट रीमर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यानी हैंड रीमर में हमारा क्या होता है? लॉन्ग टेपर लीड होता है ना। यानी हैंड रीमर में जो आपका टेपर लीड होती है मशीन रीमर की अपेक्षा क्या होती है? लॉन्ग होती है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, है ना। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि हैंड रीमर को हम लोग मैनुअली चलाते हैं, यानी हैंड रीमर को हम लोग टैप रिंच में होल्ड करके यूज करते हैं। लेकिन मशीन रीमर को हम कहाँ यूज करते हैं? ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में होल्ड करके, है ना, वहाँ पे हम लोग मशीन रीमर का यूज करते हैं। लेकिन हैंड रीमर को हम लोग हाथों के द्वारा उसको चलाकर यूज करते हैं। और उसको पकड़ा किस में जाता है? तो टैप रिंच में हम उसको होल करके हम लोग क्या करते हैं?
यूज करते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विथ पायलट। क्लियर। बोल रहा है कि पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है ना। यानी जो आपका पायलट के साथ जो हैंड रीमर होता है उसमें पायलट का कार्य क्या होता है, पायलट क्या करता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, यानी होल का आकार सही रखें। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रिमूव द बर फ्रॉम द होल, यानी होल के बर को दूर करना है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रोवाइड अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रीमर, है ना। बोल रहा है कि रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करे। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कीप रीमर कंसेंट्रिक, है ना। बोल रहा है कि कीप रीमर कंसेंट्रिक विथ होल टू द रीमर रिम्ड। बोल रहा है कि रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। तो फ्रेंड्स जी हाँ, आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो 25 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी पायलट के साथ जो हैंड रीमर होता है उसमें पायलट का काम क्या होता है ना, कि रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए, यानी कीप रीमर कंसेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड, यानी होल को क्या करने के लिए, कंसेंट्रिक करने के लिए हमारा पायलट कार्य करता है। यानी होल को अच्छे से कंसेंट्रिक कर सके, है ना, यानी होल में अच्छे से अलाइन हो सके, उसको कंसेंट्रिक बनाए रखने के लिए हम हैंड पायलट के साथ हैंड रीमर में हमारा पायलट का कार्य होता है ना। तो आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी कीप रीमर कंसेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड, है ना। यानी रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पायलट हैंड रीमर का यूज करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए बोल रहा है कि विच डिसाइडेड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, है ना। बोल रहा है कि ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। अभी हमने जस्ट बात किया था फ्रेंड्स कि ड्रिल के जो पॉइंट एंगल होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो वो आपका जॉब के मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, यानी कार्यखंड के मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, है ना। और हमारा ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वो सामान्यतः कितना होता है, 118 डिग्री होता है। अगर हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल हमारा अधिक रखा जाता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल हमारा 118 से कम रखा जाता है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा गया था, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। तो ड्रिल के बिंदु कोण को आपका जो है वो जॉब मटेरियल क्या करता है, तय करता है। क्लियर। तो इसीलिए आपका 26 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोल रहा है कि व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग, है ना, और 10 mm होल इफ अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm। बोल रहा है कि 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए, बोल रहा है कि 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिम्ड, यहाँ पे आपका ड्रिल का जो रीमर साइज होता है वो आपको ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे ड्रिल के लिए, रीमर के लिए 10 mm रीमर के लिए जो ड्रिल साइज होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिम्ड ड्रिल साइज, क्लियर। तो एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा। क्या नोट करना है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, है ना, क्या है, रीमर ड्रिल साइज। तो रीमर ड्रिल साइज के लिए आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है रीमर साइज, क्लियर। रीमर साइज, रीमर साइज माइनस, रीमर साइज माइनस क्या होता है, अंडर, क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, है ना, रीमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज, क्लियर। क्या होता है, ओवर साइज प्लस अंडर साइज। तो हमारा यहाँ पे रिम्ड रीमर ड्रिल साइज हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा रीमर साइज कितना दिया हुआ है, 10 mm माइनस ओवर साइज हमारा कितना दिया हुआ है, ओवर साइज हमारा दिया हुआ है, देखिए 0.05 प्लस उसके बाद कितना दिया हुआ है, 0.2 mm है ना। यानी हमारा ओवर साइज 0.05 और अंडर साइज 0.2 mm। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 10 माइनस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 mm, क्लियर। अब इसको माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 9.75, है ना, कितना आ जाएगा 9.75 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्लियर। यानी आपका 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार कितना होना चाहिए, आपका 9.75 होगा। तो आपका 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी इस टूल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको इस टूल को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और करेक्ट आंसर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आप लोगों को कुछ समय देते हैं इस फिगर को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्टोन ड्रेसर, क्या यह स्टोन ड्रेसर है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है डायमंड ड्रेसर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है स्टार व्हील ड्रेसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर, क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी स्टार व्हील ड्रेसर है। ये कौन सा टूल है, स्टार व्हील ड्रेसर है ना। ड्रेसर टूल का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग ग्राइंडिंग व्हील पे ग्लेजिंग और लोडिंग को हटाने के लिए दो दोष हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील में आ जाते हैं। एक होता है लोडिंग और एक होता है ग्लेजिंग, है ना। तो लोडिंग और ग्लेजिंग को रिमूव करने के लिए, है ना, हम लोग स्टार व्हील ड्रेसर का प्रयोग करके उसको हम रिकंडीशनिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन के अनुसार आपका ये स्टार व्हील ड्रेसर है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील
बोल रहा है कि कौन ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है ना, यानी ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड के ताकत को कौन इंगित करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ग्रिड, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ग्रेड, ऑप्शन सी की बात करें तो ये आपका बोल रहा है स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी ग्रेन साइज। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी बी के साथ चला जाएगा, है ना, यानी ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड की ताकत को हमारा ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड इंगित करता है ना, यानी ग्रेड से हमें पता चलता है कि ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड की ताकत क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 29 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, है ना। तो इसी के साथ अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डेवलप अ स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस, है ना। बोल रहा है कि उस दोष का नाम क्या है ना, बोल रहा है कि उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए, है ना। तो फ्रेंड्स अगर ग्राइंडिंग व्हील की जो सतह होती है वो चिकनी और चमकदार हो जाए, हम लोग उस दोष को हम लोग ग्लेजिंग के नाम से जानते हैं, यानी 30 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी उस दोष को हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि अगर ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव कणों के बीच अगर किसी भी धातु के कण फंस जाते हैं, मुलायम धातु के कण फंस जाते हैं, तो उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दोष को हम लोग लोडिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर। और ये लोडिंग और ग्लेजिंग ये जो हमारा दो दोष हैं, उन दो दोष को दूर करने के लिए हम लोग ड्रेसर टूल का यूज करते हैं, यानी ड्रेसर के द्वारा हम लोग ड्रेसिंग करके फिर से हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को रिकंडीशनिंग बना सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।